हेलो एवरीवन। विजन आईएएस का जो मंथली मैगजीन है उसमें आज हम आईआर का सेक्शन करने वाले हैं, जो जनवरी 2026 का मंथली मैगजीन है। पॉलिटी सेक्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब देखो, आईआर में अगर मैं बात करूं तो आईआर में सबसे पहला न्यूज़ है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। रिसेंटली इसको रिलीज़ किया है फॉर्मर जो प्रेसिडेंट है श्री रामनाथ कोविंद, उन्होंने इसको रिलीज़ किया है। तो ये पिक्चर मैंने जानबूझ के इसलिए लगाया है, आगे से कोशिश मैं करूँगा कि जितना ज़्यादा पिक्चर हो सके, क्योंकि उससे आपका रिटेंशन अच्छा होता है। ठीक है। 3-4 इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखेंगे। इसके डायमेंशंस क्या-क्या हैं? रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स नाम से पता चल रहा है कि कौन देश कितना रिस्पॉन्सिबल है। तो इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अपने सिटीजन्स की तरफ, एनवायरनमेंट की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पीस एंड कोऑपरेशन। तो आपको इंडेक्स से पता चल जाएगा कि जिस हिसाब से यूएस की हरकतें चल रही हैं, तो सीधी-सी बात है, उनका रैंकिंग तो नीचे ही आने वाला है। रैंक ये रिलीज़ किसने किया है? ये नई दिल्ली में रिलीज़ किया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, और उसको डेवलप किया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन जेएनयू और आईआईएम मुंबई। ठीक है, 154 कंट्रीज़ को इन्होंने रैंकिंग दिया है। इस बेसिस पे सिंगापुर टॉप पे है, इंडिया है 16th पोजीशन पे, और यूएस है 66th पे, और चाइना है 68th पोजीशन पे। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट रिलेटेड टू एफटीए, तो रिसेंटली हमने न्यूजीलैंड के साथ में एफटीए है वो साइन किया है। 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखेंगे। न्यूजीलैंड है दैट इज़ नोन फॉर इट्स डेयरी सेक्टर। हम न्यूजीलैंड के साथ एग्रीमेंट करने में बहुत नेगोशिएशन किए हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि उनका डेयरी सेक्टर एडवांस्ड है। तो अगर हम अपना डेयरी सेक्टर खोलते हैं उनके लिए, मतलब कि वो अपने प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे भेज सकें, अगर हम ऐसा अलाउ करते तो हमारे डोमेस्टिक फार्मर्स हैं, डेयरी प्रोड्यूसर्स हैं, उनके लिए कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा, और इसीलिए हमने इसमें बहुत टाइम लिया है। अगर आपको याद हो, एक आरसीईपी करके ट्रेड एग्रीमेंट था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। हमने इसको इसी कंटेक्स्ट में नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि चाइना की तरफ से हमें पता था कि अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो चाइना है उसको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि चाइना भी इसमें एक पार्ट है। अब इस आरसीईपी में एक्चुअली है कौन कौन? आसियान प्लस, यहाँ पे कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान है, साउथ कोरिया है, और चाइना है। अब हमने टेक्निकली आसियान के साथ हमारा ऑलरेडी एक एग्रीमेंट है, आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, जिसको हम अभी रीनिगोशिएट भी करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट है, न्यूजीलैंड के साथ अभी हमने साइन कर लिया, जापान और कोरिया के साथ हमारा अच्छा खासा ट्रेड रिलेशन है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सेप्ट चाइना, हमने सब बाकी जो कंट्रीज थी इसकी, इस ग्रुपिंग की, उनके साथ में एग्रीमेंट साइन कर लिया है। ठीक है। उसके अलावा रिसेंटली हमने ईयू के साथ भी एक एग्रीमेंट साइन किया है, जो हम आगे कवर करने वाले हैं। तो अगर 2021 से हम बात करें एफटीए की, एफटीए क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब देखो, इसमें फ्री क्या है? फ्री का मतलब है कि ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस कम है। 3-4 टर्म्स होती हैं। एक होता है पीटीए। पीटीए क्या है? प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। कुछ कुछ आइटम्स को आप प्रेफरेंस दोगे, ये आइटम्स के ऊपर आप भी कम टैरिफ लगाओगे, हम भी कम टैरिफ लगाएंगे। ये हो गया, इन आइटम्स को प्रेफरेंस देना हो गया, इसीलिए इनको बोलते हैं प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें कुछ आइटम्स हैं जिसको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें मेजोरिटी ऑफ आइटम्स को बेनिफिट मिलेगा, सिर्फ कुछ को बेनिफिट नहीं मिलेगा। जिनको नहीं मिलेगा उनको हम नेगेटिव लिस्ट में शामिल करते हैं, नेगेटिव लिस्ट। और पीटीए में जिनको बेनिफिट मिलेगा उनको हम पॉजिटिव लिस्ट में शामिल करते हैं। यहाँ पे कुछ आइटम्स को ही बेनिफिट मिलने वाला है, इसलिए जिनको बेनिफिट मिलेगा उनको एक लिस्ट में शामिल कर दिया। जो एफटीए है उसमें मेजोरिटी ऑफ आइटम्स को बेनिफिट मिलेगा, तो सबको ना लिस्ट करके जिस जिसको नहीं मिलेगा उसको हम एक अलग लिस्ट में प्रोवाइड कर देते हैं, और नहीं मिल रहा है इसीलिए हम उसको नाम क्या दे चुके हैं? नेगेटिव लिस्ट। हाँ, तो हमने क्या-क्या एफटीए साइन किए हैं? हमने यूएई के साथ सेपा साइन किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ ईसीटीए है, ईएफटीए जो 4 कंट्रीज़ हैं यूरोप की, उनके साथ में हम ऑलरेडी टेपा साइन कर चुके हैं। यूके के साथ में हम सेटा साइन कर चुके हैं, अभी हालाँकि वो इफेक्टिव नहीं हुआ है। ओमान के साथ हम 2025 में साइन कर चुके हैं, जो कि गल्फ रीजन में सबसे बड़ा टैरिफ कवर है। न्यूजीलैंड के साथ अभी हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं। ईयू के साथ भी हम ऑलरेडी मदर ऑफ ऑल ट्रेड एग्रीमेंट्स, ऑल ट्रेड डील्स हैं, वो साइन कर चुके हैं। और मॉरिशस के साथ 2021 में। ये हमारा अफ्रीका के साथ में पहला ट्रेड एग्रीमेंट था।
अब इससे 2 चीज़ें प्रूव होती हैं, हम अपना मार्केट डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं, ख़ास करके जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में हमने फेस किया है, सो वी रियलाइज्ड कि यूएस के ऊपर टू मच ट्रेड डिपेंडेंसी है, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो अब हम अपना मार्केट है उसको डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? ओके, ये बाकी वाली सब कॉमन सी चीज़ें हैं। अभी इनमें से आपको कुछ नहीं रटना है। टेक्निकली अभी आपको सिर्फ़ ये पता होना चाहिए। इसमें से आपको क्वेश्चन और स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछ सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक स्टैंड अलोन स्टेटमेंट आ सकता है कि फर्स्ट एवर ट्रेड डील विद अफ्रीका किस कंट्री के साथ में हमने साइन की है। फिर उसके बाद में हम बेसिकली अगर बात करें कि बिगेस्ट एवर टैरिफ कवर इन द गल्फ किस कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है? अब इसमें इश्यूज़ क्या-क्या हैं इन सब ट्रेड एग्रीमेंट के साथ में देखो, एक तो ट्रेड डेफ़िसिट का मतलब क्या है, हम ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, वो सामने वाली कंट्री हमारी कंट्री में ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है, मतलब हम नेट इम्पोर्टर बन जाते हैं। नेट इम्पोर्टर का मतलब हमने लेट्स से ₹100 का सामान है वो एक्सपोर्ट किया, लेकिन 140 का इम्पोर्ट कर लिया। तो इस केस में टेक्निकली 40 का इम्पोर्ट ज़्यादा हुआ है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं नेट इम्पोर्टर, ठीक है? फिर उसके बाद में हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये कंट्रीज़ हैं, ये नॉन टैरिफ बैरियर भी लगा देते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब देखो, सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, टैरिफ का मतलब तो है टैक्स कम कर देना, ठीक है? लेकिन टैरिफ का मतलब तो टैक्स वाली बात होगी, नॉन टैरिफ का मतलब हो गया नॉन टैक्स बैरियर्स। अब ये नॉन टैक्स बैरियर क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल ईयू का ही है ये बैरियर। ईयू के अगर हम बैरियर की बात करें, जिसको हम बार-बार बोलते हैं सीबीएम, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से सीमेंट है, हमारी सीमेंट इंडस्ट्री है। ये सीमेंट प्रोड्यूस करते हैं, फिर यूरोप में एक्सपोर्ट करते हैं। अब सीएबीएम के हिसाब से जो प्रोडक्ट्स किसी दूसरी कंट्री में कार्बन एमिशन करते हैं, अगर वो प्रोडक्ट यूरोप में आए तो उनके ऊपर कार्बन टैक्स लगेगा। कहने का मतलब हमने अभी एग्रीमेंट साइन कर लिया है, तो टैरिफ तो कम कर दिया उन्होंने, बट उन्होंने टैरिफ के नाम पे एक नया काइंड ऑफ बैरियर लगा दिया है। इसी सब चीज़ को हम क्या बोलते हैं? नॉन टैरिफ बैरियर, सीबीएम उसी टाइप का एक टैरिफ बैरियर है। उसी तरीके से एक ईयूडीआर है। ईयूडीआर क्या है? डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड रेगुलेशन है। कहने का मतलब है ईयू है उन प्रोडक्ट्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है जो प्रोडक्ट डिफॉरेस्टेड एरिया में प्रोड्यूस किए गए हैं। इसका कहने का मतलब क्या है? लेट्स से अभी हमने कुछ एरिया क्लीन किया, उसमें कॉफ़ी उगाई, वो कॉफ़ी हमने ईयू में एक्सपोर्ट की, तो ईयू उस पे रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात कर रहा है अंडर दिस ईयूडीआर। तो ये 3-4 टर्म्स हैं रिलेटेड टू ईयू, वो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। नंबर 1 इज़ फिट फॉर 55, ठीक है? ये नेट ज़ीरो की बात है। फिर उसके बाद में मतलब 55% एमिशन कम करने की बात है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, नेट ज़ीरो। फिर उसके बाद में ईयूडीआर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, डिफॉरेस्टेशन से है। फिर सीबीएम है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। फिर उसके बाद में एक जीडीपीआर है, दिस इज रिलेटेड टू डेटा प्रोटेक्शन। ये सब टर्म्स हैं, ये बार बार न्यूज़ में रहती है, तो इसीलिए आपको इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमने ईयू के साथ में जो एफटीए साइन किया है उसके कंटेक्स्ट में। अब रिसेंटली एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, ईयू ने मर्कोसर के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। अब ये मर्कोसर क्या है? ये बेसिकली लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का ग्रुपिंग है, ठीक है? हाँ, इसके कंटेक्स्ट में 4-5 इंपॉर्टेंट चीज़, इसको हम मदर ऑफ ऑल डील्स, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है उसके साथ में हम ट्रेड एग्रीमेंट की साइन करने की बात कर रहे हैं। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लेना, ईयू की सबसे बड़ी इकोनॉमी है जर्मनी। यूके अब ईयू का पार्ट नहीं है, क्योंकि यूके एग्जिट हो चुका है, इसी चीज़ को हम ब्रेक्जिट बोलते हैं। यूके इसका पार्ट नहीं है, इसीलिए हमने यूके के साथ में अलग से एफटीए साइन किया है। बाकी सब कंट्रीज जो इसका पार्ट है उनके साथ में हम इसी ट्रेड एग्रीमेंट के साथ में ट्रेड करेंगे। उसके बाद में टेपा हम ऑलरेडी साइन कर चुके हैं 4 कंट्रीज की जो इस यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, हर जो कंट्री यूरोप में है ज़रूरी नहीं है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट हो, ठीक है? हाँ, तो इससे हमें मार्केट एक्सेस मिलेगा। 97% टैरिफ लाइन इन ईयू मार्केट, कहने का मतलब हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसको हम
यूरोप में और बेहतर तरीके से बेच पाएंगे। ठीक है, इसमें बाकी सब चीज़ें कॉमन वाली हैं, कुछ ऐसा हाईफाई नहीं है। सीबीएम मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें एक और टर्म है रूल ऑफ ओरिजिन। अब देखो इसको, रूल ऑफ ओरिजिन वाली जो इश्यू है उसको हमने कैसे फेस किया है, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। लेट्स से दिस इज आसियान। ठीक है, ये है अपना कंट्री, ये है चाइना। चाइना को, ये चाइना है इंडिया। अब देखो हमने तो ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है आसियान के साथ में, तो टेक्निकली हम आसियान के प्रोडक्ट्स को बेनिफिट देंगे, आसियान हमारे प्रोडक्ट्स को बेनिफिट देगा। चाइना के साथ हमारा ट्रेड एग्रीमेंट था नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम ट्रेड डेफिसिट में हैं। इस बार लगभग $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब बहुत ज़्यादा आइटम इंपोर्ट करवा रहे हैं। तो चाइना ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, चाइना ने आसियान में अपने प्रोडक्ट भेजने शुरू कर दिए, और आसियान में मेजर प्रोसेसिंग ना हो कि कुछ भी नाम मात्र का जैसे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। ये पेंसिल है, ये इसका कैप है, ठीक है। तो अब ये पेंसिल तो चाइना में बनी, इसका कैप है इन्होंने बना दिया आसियान की किसी कंट्री में, और फिर इंडिया में एक्सपोर्ट कर दिया, और फिर इसको प्रोडक्ट किसका बता दिया, उसी आसियान कंट्री का। लेट्स से वियतनाम, वियतनाम में उन्होंने प्रोसेस किया और फिर उसके बाद में इंडिया में एक्सपोर्ट कर दिया, और इसको बोल रहे हैं दिस इज ए प्रोडक्ट मेड इन वियतनाम। बट हमें पता है भाई ये तो मेजर प्रोडक्ट तो चाइना ने बनाया है, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि जो प्रोडक्ट जहां से ओरिजिन हो रहा है उसका स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपको कहाँ से वो प्रोडक्ट है वो ओरिजिन हुआ है। इसके ऊपर पहले भी यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है रूल ऑफ ओरिजिन पे। एक है क्वेश्चन रिलेटेड टू डेटा सिक्योरिटी और डेटा लोकलाइजेशन। दो टर्म मैं बता देता हूँ, फ्री फ्लो ऑफ डेटा वर्सेस लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन का मतलब समझो, लोकलाइजेशन का मतलब एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। लेट्स से ये हमारा कंट्री है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे कंट्री का डेटा है वो इंडिया में ही स्टोर होना चाहिए। हमारे यूजर्स का जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो इंडिया में ही स्टोर होना चाहिए। मतलब कंपनीज को अपने सर्वर इंडिया में सेटअप करने हैं और उस डेटा को इंडिया में स्टोर करना है। कंट्रीज लाइक ईयू, मतलब ग्रुपिंग लाइक ईयू और कंट्रीज लाइक यूएसए, ये क्या बोलते हैं भाई, फ्री फ्लो ऑफ डेटा होना चाहिए। फ्री फ्लो ऑफ डेटा का मतलब क्या है कि डेटा कहीं पे भी स्टोर करो, उस पर रेस्ट्रिक्शन मत लगाओ। हम रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाने की बात बोल रहे हैं, क्योंकि इन कंट्रीज के पास अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब अगर डेटा इनमें स्टोर करेंगे, कल को कुछ भी डेटा में गड़बड़ होगी, लेट्स से हैक हो गया, कुछ भी हो गया, तो हम तो एक्शन नहीं ले पाएंगे। दूसरी बात, कभी भी इन कंट्रीज के साथ हमारी बनी नहीं, किसी भी पॉइंट पे लेट्स से कि बात नहीं बन रही हमारी, तो व्हाट दे कैन डू, दे कैन ब्लॉक आवर एक्सेस टू डेटा, जो कि है हमारा डेटा, बट सर्वर कहाँ पे है, इन कंट्रीज में सिचुएटेड है। इसीलिए हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेटा इज न्यू ऑयल, तो हम क्या बोल रहे हैं, नहीं, हमारा जो सेंसिटिव डेटा है दैट मस्ट बी स्टोर्ड विद इन इंडियन बाउंड्री। तो ये सेम इशू है, दैट इज इन केस ऑफ यूएसए ऑल्सो, द सेम इशू है जो हम ईयू के साथ भी फेस कर रहे हैं। ठीक, ये तीन चार चीज आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है यूएस स्ट्राइक ऑन वेनेजुला। अगेन इसमें ऐसा कुछ अभी के कंटेक्स्ट में आपको रटना नहीं है। हाँ, ज्योग्राफिकल लोकेशन जरूर ध्यान में रखना, ये वेनेजुला है, ये कोलंबिया है, एंड ये मैक्सिको है, और ऑब्वियस सी बात है ये यूएसए हो जाएगा। ठीक है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये केमन आइलैंड है जो कि यूके का एक टेरिटरी है, ये कैरेबियन सी है, ये अटलांटिक ओशन है, ये बाहामास है, जेम्स बॉन्ड वाला जो कसिनो रॉयल में आपने देखा होगा, है ना। ओके, हाँ, तो ऑपरेशन का नाम क्या था इस ऑपरेशन का, जहाँ पे बेसिकली उन्होंने स्ट्राइक कंडक्ट की थी काराकास में, दैट इज ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व। ठीक है, वेनेजुला में यूएस को डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करनी थी, उसके लिए क्यों, क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए ऑयल बहुत जरूरी है। कितना परसेंट ऑयल है, 17% ऑयल है। ठीक है, अब इसी के कंटेक्स्ट में एक टर्म है मोनरो डॉक्ट्रिन। एक्चुअली ओरिजिनल जो टर्म था वो मोनरो डॉक्ट्रिन था। मोनरो डॉक्ट्रिन क्या बोल रहा है, ये यूएस से है, यूएसए अपने नेबरहुड में किसी और पावर को नहीं आने देगा। इस कॉन्सेप्ट को हम बेसिकली बोलते हैं मोनरो डॉक्ट्रिन। ठीक है, अब उसी मोनरो डॉक्ट्रिन के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करंट प्रेसिडेंट ने किया है, और उसी को नाम दे दिया है डोनरो डॉक्ट्रिन। डोनरो मतलब डोनाल्ड ट्रंप के कंटेक्स्ट में इसी मोनरो डॉक्ट्रिन के एप्लीकेशन को नाम दे दिया है डोनरो डॉक्ट्रिन। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी चीज समझो, इफ यू हैव नोटिस्ड द एक्शन टेकन बाय द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप एक चीज नोटिस करोगे, वो कंसिस्टेंट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले वो बोल रहे हैं कि हम बेसिकली
यूक्रेन और रशिया के अंदर वॉर को रुकवाएंगे। अलास्का में समिट भी हुई, बहुत तामझाम हुआ, मीडिया कवरेज हुई, दिस दैट। थोड़े दिन के बाद में पता चला कि ये भाई साहब खुद कहीं और जगह पे मतलब एकदम से कन्फ्लिक्ट स्टार्ट करवा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेनेजुला की कन्फ्लिक्ट हो गई, फिर उसके बाद में ईरान कन्फ्लिक्ट हो गई, फिर ये बेसिकली क्लेम कर रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कन्फ्लिक्ट भी इन्होंने ही स्टॉप करवाई थी। तो बेसिकली आप थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंसी देखोगे, समटाइम दे से कि वी वांट पीस एंड समटाइम दे से कि ओके वी नीड टू डिस्ट्रॉय द पीस, है ना। तो ये टर्म एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको सिर्फ टर्म पता होनी चाहिए, ज़्यादा उसके कंटेक्स्ट में नहीं आएगा कुछ। हाँ, और बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगेन नाम रटने की जरूरत नहीं है। बट व्हाट विल बी इट्स इम्पैक्ट? इम्पैक्ट ये होगा, इनके फंडिंग पे इम्पैक्ट होगा। फंडिंग पे क्यों इम्पैक्ट होगा? क्योंकि फंडिंग के कंटेक्स्ट में यूएस यूज टू बी ए वेरी लीडिंग फंड सप्लायर फॉर दीज ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। तो दैट इज समथिंग विच इज टू बी सीन कि हाउ दीज ऑर्गेनाइजेशन आर गोइंग टू कोप अप विद दिस फाइनेंशियल इशू। नेक्स्ट है कार्ने डॉक्ट्रिन, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका ये डॉक्ट्रिन है। अब देखो, पहले मैं एक स्टेटमेंट बता देता हूँ जो उनका काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था, दैट इफ़ यू आर नॉट ऑन द टेबल यू आर ऑन द मीनू। इसका मतलब क्या है? इसका बेसिक मतलब मैंने स्क्रीनशॉट भी उसका लगाया है। इफ नॉट एट टेबल वी आर ऑन मीनू, कनाडा प्राइम मिनिस्टर वार्निंग टू मिडल पावर। मिडल पावर का मतलब है जो टॉप पे भी नहीं है और जो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट भी नहीं है। तो बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं कि कंट्रीज लाइक यूएसए है वो मनमानी कर रहे हैं, एंड नाउ इट इज हाई टाइम वी नीड टू टेक ए स्टैंड अगेंस्ट इट। अदरवाइज क्या होगा? दे दीज कंट्रीज लाइक यूएसए दे विल ट्राई टू बुली अस, ना। तो ये आप ऐसे में भी यूज कर सकते हो, दैट्स ए वेरी गुड स्टेटमेंट कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बी पावरफुल। ठीक है। अब 3-4 इसमें चीज़ें हैं वो आप ध्यान में रखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल थर्ड पाथ फ्रेमवर्क फॉर रिफॉर्म्ड इंक्लूसिव एंड नेटवर्क मल्टीलेटरलिज्म। मल्टीलेटरलिज्म का मतलब क्या है? जो कंट्रीज हैं, अलग अलग कंट्रीज के हाथ में पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी सिंगल कंट्री को डिसीजन नहीं लेना है, मल्टीपल कंट्रीज आर कमिंग टुगेदर टू डिसाइड, है ना। तो उन्होंने बेसिकली ये थर्ड पाथ एजेंडा है ये हाईलाइट किया था कहाँ पे? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जहाँ पे उन्होंने बात की कि चाइना और यूएस की जो राइवलरी है उसमें बाकी लोगों का भी रोल होगा, मतलब बाकी रोल इनसिग्निफिकेंट प्लेयर नहीं, बाकी प्लेयर्स इनसिग्निफिकेंट नहीं है ना। इसी कंटेक्स्ट में फिर आपको एक और टर्म ध्यान में रखनी है, G2। ट्रम्प का बेसिकली कॉन्सेप्ट था ये G2, मतलब यूएस और चाइना दो मेजर पावर्स हैं। ठीक है। इसी के टाइम पे एक और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है वो भी रिलीज की गई थी। रिपोर्ट क्या है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। किसने रिलीज की है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। क्या आइडेंटिफाई करती है? जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन मतलब कन्फ्लिक्ट की हम बात कर रहे हैं, जियो इकोनॉमिक मतलब क्या है? जोग्राफिकल और इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बेसिकली अपने जो इंटरेस्ट है उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, जैसा हमने थोड़ी देर पहले कवर किया, थ्रू ट्रेड एग्रीमेंट्स। इसके बाद अलावा मेजर रिस्क क्या क्या है? एक तो है साइबर सिक्योरिटी और दूसरा क्या है? वेल्थ इनइक्वालिटी। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा। अब देखो, सबसे पहले तो गाजा का ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लो। ये जो ब्लू वाला एरिया है दैट इज गाजा। अब दिस इज ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन पैलेस्तीन वर्सेस इजराइल। ठीक है। ये वाला पार्ट है वो इजराइल है। अब इसमें पीस और स्टेबिलिटी के लिए ये बोर्ड ऑफ पीस है वो बनाया गया था, और उसका एक इनॉग्रल मीटिंग हुआ था कहाँ पे? वॉशिंगटन में। इंडिया ने भी उसको मतलब अटेंड किया था। दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव ऑल्सो। ऑब्जेक्टिव क्या है इस एरिया में, यानी गाजा वाले एरिया में, ये जो ब्लू वाला एरिया है इसमें पीस और स्टेबिलिटी इंश्योर करना। यहाँ पे इंडिया का अप्रोच क्या है? हमारा अप्रोच है टू स्टेट सॉल्यूशन। टू स्टेट सॉल्यूशन क्या बोलता है कि भाई दोनों लड़ो मत, दोनों पीसफुली को एग्जिस्ट करो। ठीक, उसमें और ऐसा कुछ नहीं है। इस जो बोर्ड ऑफ पीस है इसको मतलब क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है? बिकॉज इट इज ऑफन सेड कि ये ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को मार्जिनलाइज कर रही है। मार्जिनलाइज करने का मतलब है कि नॉर्थ वाली कंट्रीज हैं वो डिसाइड कर रही हैं कि पीस कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब चीज़ें। ठीक है। नेक्स्ट है यूएस क्लेम ऑन ग्रीनलैंड। अब देखो, ग्रीनलैंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर मैं बात करूं ग्रीनलैंड की, तो ये यूएस है, ये रशिया है।
और ये ग्रीनलैंड है। थोड़ा सा मैपिंग में हो सकता है इधर उधर। हाँ, यूएस, रशिया, ग्रीनलैंड। पहली बात तो ग्रीनलैंड है, ग्रीन नहीं है उतना, आइस कवर्ड है। और आइसलैंड है, वो उतना आइस कवर नहीं है, इस पे ठीक ठाक ग्रीनरी है। ये आइस कवर्ड है। हाँ, तो यूएस के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो क्या रहा है कि ये जो आइस है वो मेल्ट हो रही है, तो यहाँ पे एक तो नए ट्रेड रूट बनेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में इसमें नए रिसोर्सेज हैं वो भी मिलेंगे। मतलब पहले भी थे रिसोर्सेज, बट उनका एक्सप्लोरेशन पॉसिबल नहीं था बिकॉज ऑफ आइस, बट नाउ इट विल बी। अपार्ट फ्रॉम दैट, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर यूएस अपना पकड़ यहाँ पे नहीं बनाएगा तो सीधी सी बात है कोई और कंट्री अपना पकड़ बनाएगी, और इसीलिए यूएस उसमें इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है। ठीक है, और उसमें कुछ है नहीं। उसके बाद जो यूएस का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम का प्रोजेक्ट है गोल्डन डोम, उसके लिए भी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, मिनरल है यहाँ पे। और अभी मिनरल के कंटेक्स में चाइना है, उसका डोमिनेंस है, इसीलिए यूएस उसको काउंटर करने के लिए बहुत सारे स्टेप ले रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक वॉशिंगटन एग्रीमेंट है, वो भी करवाया है उन्होंने। कहाँ पे करवाया है ये वॉशिंगटन एग्रीमेंट? डीआरसी में। डीआरसी क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहाँ पे कोबाल्ट है, वो अच्छा खासा, रफली दुनिया का 70% कोबाल्ट है वो मिलता है। यूपीएससी प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है ना। तो कहने का मतलब है यूएस जहाँ पे भी रिसोर्सेज उसको मिलेंगे वो उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब जो ये वाला टेरिटरी है ग्रीनलैंड, दैट इज अंडर डेनमार्क, और सीधी सी बात है डेनमार्क ने कहा भाई हम नहीं बेचना चाहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है पैक्स सिलिका इनिशिएटिव। अब इसमें देखो क्या है, रेयर अर्थ के कंटेक्स्ट में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि चाइना का डोमिनेंस है, और चाइना उसको एज ए वेपन भी यूज करता है। इसी चीज को हम बेसिकली बार बार बोलते हैं वेपनाइजेशन, वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन। मतलब चाइना जिसको भी स्ट्रॉन्ग आर्म करना चाहता हो उसको डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग आर्म कर सकता है बाय ब्लॉकिंग द एक्सेस टू द सप्लाई ऑफ दीज रेयर अर्थ एलिमेंट। अब देखो आरडब्ल्यू वर्सेस क्रिटिकल मिनरल्स हैं, दोनों अलग अलग हैं। आरडब्ल्यू है 17 एलिमेंट्स है, बेसिकली पीरियोडिक टेबल के हिसाब से दे आर सेम फॉर एवरीवन, बट ये है अकॉर्डिंग टू कंट्री। क्यों अकॉर्डिंग टू कंट्री? बिकॉज अकॉर्डिंग टू कंट्री इज डिपॉजिट। हमारे पास डिपॉजिट अच्छे खासे हैं, हमारे पास दुनिया के लगभग 8% डिपॉजिट है, बट प्रोडक्शन में बहुत कम कंट्रीब्यूशन है हमारा, रफली 1% है। अब ये एक चीज ध्यान रखेंगे, इसको एक्सप्लोर करना उतना आसान नहीं है, इसीलिए टर्म है रेयर। अवेलेबिलिटी रेयर नहीं है, एक्सप्लोरेशन है वो बड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उसके लिए चाहिए, प्लस फाइनेंस उसके लिए चाहिए। तो इसीलिए हमने एक पॉलिसी भी अनाउंस किया, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी है। अब क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई के लिए हमने ये इनिशिएटिव ज्वाइन किया है। इनिशिएटिव का नाम है पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन, जो एआई समिट हुआ था, आई थिंक उसी के साइडलाइन पे ये साइन किया गया था। यूएस लेड इनिशिएटिव है, बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि जो सप्लाई है उसको रेजिलिएंट बनाना। ठीक है, नेक्स्ट है इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव। नाम से पता चल रहा है इंडो पैसिफिक के कंटेक्स्ट में है, तो रिसेंटली स्पेन ने इसको ज्वाइन किया है। स्पेन के कंटेक्स्ट में एक और एरिया भी न्यूज में रहता है, कैटलोनिया। अगेन इस पे भी यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुकी है, आई थिंक 2 बार पूछ चुकी है, तो प्लीज इसको ध्यान रखना। एक, हाँ, ठीक है, जो इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव है शुरुआत 2019 में हुई थी, कहाँ पे? ईस्ट एशिया समिट, बैंकॉक, थाईलैंड में। ठीक है, ये इंडिया का जो विजन है, सागर सागर क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसके लिए है। ठीक है, अब इसी कंटेक्स्ट में एक और टर्म यूज होता है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। हाँ, ये टर्म है, ये अभी रिसेंटली जो ईरान और यूएस का कन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद में उन्होंने मतलब एक ईरानियन शिप है उसको टॉर्पेडो से उड़ा दिया था, उसके बाद में ये टर्म काफ़ी न्यूज़ में था। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब हम जितना सिक्योरिटी लेंगे इस पर्टिकुलर एरिया से, उससे ज़्यादा कहीं हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। नेट का मतलब क्या है? प्लस माइनस करने के बाद में। कहने का मतलब इस पूरे एरिया में
हम लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, मतलब हमारे पास वो कैपेबिलिटी है। अब ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि जो ईरान का जो शिप है जिसको उड़ाया था, तो क्वेश्चन ये उठा कि भाई आपके नेबरहुड में अगर मतलब कोई दूसरी पावर, यूएस जैसा पावर जो दूर है, हम लोकल पावर है यहाँ पे, रेजिडेंट पावर जिसको बोलते हैं, तो आइदर यू डिड नॉट नो, और फिर अगर आप जानते थे तो व्हाई यू डिड नॉट टेक एनी एक्शन ऑन इट, ठीक है। फिर उसमें एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी आता है कि हम इस मैटर में डायरेक्ट पार्टी नहीं है, तो व्हाई वी शुड अननेसेसरी इन्वॉल्व आवरसेल्फ इनटू एनी कन्फ्लिक्ट। तो दोनों साइड आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से दोनों साइड की स्टोरी है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है जो सक्शगाम वैली है। हाँ, अब सबसे पहले इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं। देखो ये वाला जो एरिया है ना, इनिशियली इट वाज इलीगली कैप्चर्ड बाय पाकिस्तान, बाद में पाकिस्तान ने इसको चाइना को दे दिया। अब ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे चाइना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो कर रहा है। हमें उससे क्या दिक्कत है, हम बोल रहे हैं कि भाई ये हमारा टेरिटरी है, आप इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो। इसी कंटेक्स्ट में एक टर्म ध्यान में रखना, सी पैक। सी पैक क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसके कंटेक्स्ट में भी हम सेम ही आर्ग्यूमेंट है वो बात करते हैं कि बेसिकली दिस इज आवर टेरिटरी, यू शुड नॉट, मतलब पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ टेरिटरी था पीओके वाला, और उसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए, इसीलिए इंडिया ने सी पैक पे ऑब्जेक्शन उठाया। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, इसी के कंटेक्स्ट में न्यूज़ में था। रिसेंटली सी पैक को बेसिकली चाइना ने अफगानिस्तान में भी एक्सपेंड करने की कोशिश की है। अफगानिस्तान में अभी करंटली तालिबान रेजिम है, और तालिबान को रिकॉग्नाइज करने वाला रशिया पहला कंट्री बना है, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, ये किस रीजन में है, ये लद्दाख रीजन में है, काराकोरम रेंज में। अब देखो जो हिमालयन सिस्टम की हम बात करते हैं, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय और हिमाद्री, सॉरी शिवालिक। तो ये वाला पार्ट है, ये ट्रांस हिमालय में, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है डिएगो गार्सिया। अब देखो एक एक पहले इसके लिए मैं आपको ब्रीफ इसका लोकेशन समझा देता हूँ। हाँ, ये चागोस आइलैंड है, इस पे ऑक्यूपेशन था यूके का, बट दिस इज इन द टेरिटरी ऑफ मॉरिशस। सो मॉरिशस क्लेम भी कर रहा था, बाद में मैटर पहुंचा कोर्ट में, बाद में यूके फाइनली एग्री हो गया है कि हाँ वो मॉरिशस को इसका सोवरेनिटी है वो ट्रांसफर कर देंगे। बट इसी के अंदर में है, ये चागोस के अंदर ही है ये डिएगो गार्सिया। ये यूके के अंडर में है, और यूके ने ये यूएस को देके रखा है, और ये एक मिलिट्री बेस है। ये पूरा स्टोरी है। हाँ, अब इसको पढ़ते हैं। Britain is handing sovereignty of archipelago to Mauritius, but it will maintain its joint military base with the US. And what is the name of that joint military base? It is this Diego Garcia. ठीक है, तो ये पूरा ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी यूके का टेरिटरी है, किसको लीज पे दिया हुआ है, यूएस को दिया हुआ है, एंड इट इज एन नावल सपोर्ट फैसिलिटी। 99 ईयर्स की लीज पे दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है वाइमर ट्रायंगल। अब देखो इसके कंटेक्स्ट में एक चीज ध्यान रखना, ये 3 कंट्रीज़ को बेसिकली बोलते हैं वाइमर ट्रायंगल। फ्रांस है, जर्मनी है, पोलैंड है। जर्मनी है वो जो यूरोप है उसका सबसे बड़ा इकोनॉमी है, ठीक है। रिसेंटली जर्मन चांसलर हैं वो इंडिया के विजिट पे भी आए थे। रिसेंटली हमने अपने ट्रेड एग्रीमेंट हैं, उसके अलावा हमने जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए हैं जो हम कवर करेंगे। हाँ, अब पहले आते हैं वाइमर ट्रायंगल पे। तो हम पहली बार इन कंट्रीज़ के साथ डायरेक्टली इंगेज कर रहे हैं। तो दिस इज हैपनिंग फर्स्ट टाइम। जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। 1991 में ये ग्रुपिंग बना था, 3 कंट्रीज हैं इसमें, ये ध्यान में रखना बस। हाँ, इसके अलावा यूएई के साथ में भी हमने एक एग्रीमेंट साइन किया है काइंड ऑफ, जहाँ पे हम 200 बिलियन ट्रेड टारगेट रख रहे हैं 2032 तक का, ठीक है। तो रिसेंटली जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं
वो इंडिया आए थे और उसी कॉन्टेक्स्ट में ये एग्रीमेंट है वो साइन किया गया था। इंडिया जर्मनी एलिवेट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद वाइड रेंजिंग एग्रीमेंट्स। तो जर्मनी के जो चांसलर हैं मर्च, वो इंडिया आए थे और उसी टाइम पे ये पूरा एग्रीमेंट की बात हुई थी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ध्यान में रख लेना, 2025 में हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 25 साल पूरे किए हैं और इस साल 2026 में हम डिप्लोमेटिक रिलेशन के 75 ईयर्स हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, एंड विद दिस वी हैव कवर्ड द आईआर सेक्शन ऑफ मंथली मैगजीन। थैंक यू। एंड वन मोर थिंग, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और अगर आपको इकोनॉमी या फिर आईआर सेक्शन में दिक्कत हो रहा है तो यू कैन कंसिडर आवर कोर्सेज। डेमो लेक्चर इज अवेलेबल, प्लीज चेक द वेबसाइट फॉर मोर डिटेल्स। उसके अलावा जो पीडीएफ है जो अभी करंट अफेयर्स हमने डिस्कस किया है, इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी आपको ऐप पे मिल जाएगा एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, थैंक यू।